आज के लिए अष्टावक्र संहिता का सूत्र है। जनक कह रहे हैं, तंतु मात्रो भवे देव पटो यद द्विचारितः आत्ममत तन्मात्र में वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु अर्थात धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार ये समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। अष्टावक्र और जनक के संवाद में जो भी बातें चल रही हैं वो अपने आप में इतनी परिपूर्ण है, प्रारंभ में ही इतनी परिपूर्ण है कि भारतीय दर्शन की गहराई को हम समझ सकते हैं। आगे तो धीरे धीरे फैलाव ही होता है इन बातों का। अब आज के इस सूत्र में जो अष्टावक्र से जनक जो कह रहे हैं, शुरुआत में तो अष्टावक्र बोले, जनक को बोध घटा और फिर जनक ने जब अपना भाव अभिव्यक्त करना शुरू किया, वो ये सिलसिला चल रहा है। जनक कहते हैं कि अगर हम कपड़ों को देखें तो जैसे ये कपड़े बहुत गौर से देखने पर धागे भर ही रह जाते हैं, वैसे ही ये पूरा विश्व उस आत्मा से अर्थात उस चेतना से बना हुआ है या बुना हुआ है। तो एक वाक्य में इस बात को कहा जा सकता है, ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस। जो कुछ है यहाँ वो चेतना ही है, अर्थात कुछ उससे अलग नहीं है। इसीलिए इस दर्शन को भारत में नाम दिया अद्वैत, यानी कि दूसरा कुछ नहीं है, वही है। हम कपड़े देखते हैं और कपड़ों से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत की एक बड़ी खूबी ये रही है कि यहाँ कोई सूत्र कहे जाएं या कोई कहानियाँ कही जाएं, वो मल्टी लेयर्ड होती हैं, बहुस्तरीय होती हैं। उनकी परत दर परत बहुत सारी बातें होती हैं। हम एक एक परत को खोलें तो हमारे लिए नए नए अर्थ प्रकट होते हैं। और परतों का खुलना ऐसा है कि हम जितना चाहें उसको खोलते चले जा सकते हैं। ये खूबी है। और मुझे लगता है कि भारत में जब ऐसे सूत्रों का संकलन हुआ और वो संग्रहित किए गए, तो वो यूं ही कह दी गई कोई बातें नहीं थी। उन पर बहुत प्रयोग, अनुभव और बहुत तराश कर, एक हीरे की तरह, जब हीरा तुम्हारे सामने आता है तो वो अनगढ़ पत्थर नहीं होता, वो तराशा हुआ और उसके कितने चेहरे, कितनी उसकी जो फेसेस हैं उसकी चमक को बढ़ाने के लिए होते हैं। ऐसे ही ये सूत्र हीरों की तरह होते हैं। अब बात जब वस्त्रों की है तो हम देखें कि ये वस्त्र एक पोएटिक वर्ड है, एक काव्यात्मक शब्द है और इसका फैलाव पूरे जीवन पर हो जाता है। सब कुछ वस्त्रों की तरह ही है, यानी कि जिसे बाहर से पहना गया है। सब कुछ एक कपड़े की तरह, एक आवरण की तरह हम धारण किए हुए हैं, या ये जगत जितना भी दिखाई देता है ये उस चेतना के ऊपर धारण किया हुआ एक वस्त्र ही है। रंग, रूप, नाम, आकार, प्रकार सब बदलते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो उसके भीतर का मूल तत्व है, वो एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब कपड़े, जैसे कि हम बाहरी कपड़ों को ही देखते हैं,
कितने भी प्रकार के हों, कपड़ों का जो मूल है वो धागा ही है, धागों से ही बिना गया है। कपड़ों की वैरायटी कोई भी हो, उनका रंग हम बदलें, लेकिन धागे होंगे उसमें। तो भारत में जब ये बात कही जाती रही तो उसका अर्थ इतना ही है कि ये मूल तत्व की तरफ जाने की सारी प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि अगर एक भी बात पूरी तरह समझ ली जाए तो बाकी किसी भी बात को समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी बातों को हम प्लेफुल्ली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे गुजर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई बहुत और नई बात नहीं रह जाती। जनक का ये उद्गार ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस, जो कुछ है वो एक चेतना ही है, पर्याप्त, द एंड, ये सारे भेद को खत्म कर देता है। और हमारे भीतर जितना उलझाव है, जितना कंफ्यूजन है, उस सबको समाप्त कर देता है। अगर हम इस बात को देखें कि सब कुछ वो मौलिक धागा ही है, यानी कि वो मौलिक चेतना ही है, तो बात खत्म, फिर आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा गहरी शांति, गहनतम शांति। कोई उद्वेग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आपके अंदर एक निश्चल शांति, ऐसी शांति जिसमें लहरें नहीं उठती, पैदा हो जाती है। क्योंकि जितना भी यहाँ पर संसार में उलझाव है वो भेद को देखने से और उन भेदों में तुलना करने से। भेद हैं और खूबसूरत हैं, उनको हम वैसे ही अगर स्वीकार करें तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन हम तुलना प्रारंभ करते हैं। बाहर के कपड़ों में ही अगर हम देखें तो बाहर के कपड़ों में ही कितनी मारामारी पैदा कर लेते हैं हम। कपड़ा एक उपयोगी चीज़ है शरीर को ढकने के लिए, और उससे भी थोड़ा आगे जाएं तो शरीर को एक किस्म का श्रृंगार, सौंदर्य, डेकोरेशन प्रदान करने के लिए शरीर को एक, देखा जाए, अच्छी पैकिंग दे रहा है कपड़ा, उससे ज़्यादा उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन हम कपड़ों को भी बहुत मूल्य दे देते हैं और तब हम अपने यहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। हमारे यहाँ जो वर्ग भेद है वो पैदा होता है। और ये बात किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहती। अगर तुम देखो, बाहर के कपड़ों की लड़ाई भी बहुत दूर तक चली है। अगर हम मात्र ये देखें कि ये तो वैरायटी है, धागों का एक कलेक्शन है, उसी को हर किसी ने पहना है, उनको अलग अलग ढंग से संयोजित किया गया है, उनको अलग ढंग से बुना गया है, बस इतनी सी बात है। कपड़ों की दौड़ चलते चलते फिर उनको सस्ते से महंगा और महंगा, उनकी कैटेगरी बढ़ती जाती है। फिर अनब्रांडेड और ब्रांडेड, ब्रांडेड और अनब्रांडेड का भी खेल इतना अजीबोगरीब है कि वही कपड़ा जिस जगह बन रहा होता है, जहाँ पर अभी उस पर कोई ब्रांड का लेबल नहीं लगा है, वहाँ से अगर तुम ठीक सीधे सोर्स से खरीदने चले जाओ तुमको बहुत ही सस्ते में मिल जाता। और जैसे ही उसके ऊपर ब्रांड नेम लगता है वो कई गुना महंगा हो जाता है। अब जो बिना वो ब्रांड नेम लगा हुआ कपड़ा पहनकर निकलता है वो थोड़ा अपने को इन्फीरियर फील करता है, और जो ब्रांड लगा हुआ पहनता है कोई खास नाम, वो अपने को सुपीरियर समझता है। पार्टीज में देखो, लोगों के जो सारे आयोजन है उनमें देखो लोग ब्रांड फ्लॉन्ट करते हुए दिखेंगे। तमाम जगहों पे जहाँ लेबर सस्ती है वहाँ पर ऐसे कपड़े थोक में बनवाए जाते हैं। कपड़े ही क्या, तमाम सामग्रियाँ
जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आजकल जैसे बांग्लादेश में लेबर सस्ती मिलती है तो तमाम कंपनियां बांग्लादेश में, और वो एक अलग किस्म का एक्सप्लॉयटेशन भी है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट भी है, उनके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी है कि हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहा है और जिसके काम करने से आप कई गुना लाभ ले रहे हैं उसको उतना मूल्य तो आप नहीं दे रहे हैं, तो वो एक किस्म का शोषण भी है। तो तमाम लोग मैं जानता हूँ कभी बांग्लादेश जाते हैं, श्रीलंका में भी कुछ जगहों पर पहले होता था, कलकत्ता वाला धीरे धीरे बंद हो गया है, पहले वहाँ भी बहुत था। जहाँ लेबर सस्ती मिलती है वहाँ ये सारी कंपनीज अपना काम करवाने लग जाती हैं। तो वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ से वही चीज़, वही मटेरियल खरीद कर ले आते हैं 200, 250, 300 रुपये में, और जैसे उसके ऊपर ब्रांड का कोई लेबल लगता है वही 5,000, 7,000, 10,000 में पहुँच जाती है। इतना डिफरेंस हो जाता है। कपड़ों को हमने कपड़ा भी कहाँ रहने दिया है, कपड़ा भी युद्ध हो गया है। कपड़ा युद्ध है, जैसे एक सिंपल ड्रेसिंग है, एक पार्टी ड्रेसिंग है, एक पावर ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग के भी तमाम कोड हैं। तुम जब पावर अपना डालना चाहते हो तो उस तरह से ड्रेस्ड होते हो, वो उसको हम पावर ड्रेसिंग करते हैं। कारपोरेट वगैरह में उस पर बहुत जोर रहता है कि वो पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, और पार्टीज वगैरह को तो आप लोग जानते ही हैं। तो कपड़ा भी एक ऐसी चीज बना है जो हमारे अंदर एक अननेसेसरी, अनावश्यक भेद उत्पन्न करके लोगों के अंदर एक मनमुटाव, हीनता और सुपीरियरिटी सब पैदा करता है। हमको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में, दक्षिण भारत में एक वर्ग था जिनकी महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। उनको टॉपलेस रहना कंपलसरी था, और वो समाज के निम्न वर्ग से आती थी। हालांकि फिर कुछ साउथ के, दक्षिण भारत के ऐसे भी वर्ग रहे जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और कुलीन ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उनकी महिलाएं भी लंबे समय तक कमर से ऊपर कपड़े नहीं पहनती रहीं, टॉपलेस रहीं। लेकिन एक वर्ग जो निम्न सोशल उससे आता था, पेडेस्टल से, उनकी महिलाओं को तो इजाज़त ही नहीं थी, और उनको अगर निकलना है उन संभ्रांत बस्तियों से, ऊंची जाति वालों की बस्तियों से, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि कमर से ऊपर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। कुछ महिलाओं ने विरोध शुरू किया बीच में, तो कहते हैं कि जो कुलीन अभिजात्य वर्ग था उसको ये बात इतनी नागवार गुजरी कि इसके लिए तमाम तरह की सजाएं भी आईं, सामाजिक दंड आए कि उनको ना पहनने दिया जाए। और जो कुलीन ब्राह्मण जैसे लोग थे तो उन्होंने लंबे लंबे बांस बनवाए थे जिसमें चाकू लगवाए, यानी कि वो, उनका मानना था कि हम तुमको छू तो सकते नहीं, तुम अछूत हो, लेकिन कपड़ा तुमको पहनने नहीं देना है। तो अगर कोई स्त्री कहीं से दूर से कपड़ा पहने दिख जाती थी तो एक लंबे बांस से जिसमें चाकू लगी रहती थी उसको दूर से ही कपड़ा काट दिया करते थे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसको हम गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, सब हमको दिखाई देगी सारी इसका इतिहास। एक अंग्रेज, उसका नाम मुझे स्मरण नहीं है, वो जब आया, जब अंग्रेज लोग भारत में थे, तो उसने जब व्यवस्था देखी तो उसने इसको बदलने की कोशिश करी कि महिलाओं को कपड़े पहनने की आज़ादी दी जाए, क्योंकि ये सबका एक अधिकार है, किसी को किसी भी अधिकार से, सामान्य अधिकार से क्यों वंचित रखा जाए। तो कहते हैं बहुत लड़ाई हुई, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, सामाजिक आंदोलन, सब कुछ हुआ, और बड़ी मुश्किल के बाद उस वर्ग की महिलाओं को बरसों ये संघर्ष चला, तब उनको ये अधिकार मिला कि वो कमर से ऊपर कपड़ा पहन सकें। तो जो बाहर कपड़े हैं
उनको लेकर भी हमने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं हैं। उनके पीछे एक सोच विकसित हो जाती है, उनके पीछे एक विचारधारा विकसित हो जाती है, और फिर उस विचारधारा के साथ तमाम तरह के प्रयोग होते हैं। अब जैसे गांधी जी ने ही जब खादी का प्रयोग किया तो खादी को उन्होंने एक विचारधारा में बदल दिया। स्वदेशी वस्त्र उनको लाना था और उन्होंने कहा कि हम पश्चिमी वस्त्रों का त्याग करेंगे और अपनी ही बुनी हुई खादी को हम लोग पहनेंगे। तो वो खादी का वस्त्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक विचार बना, क्रांति का एक टूल बन गया, माध्यम बन गया, और बड़ा शक्तिशाली माध्यम बन गया। और उस समय अगर सोचें तो ये भी आज किसी को विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस समय अगर कोई व्यक्ति खादी पहनता था तो उससे अंग्रेज विचलित होते थे। उनको लगता था कि इसने खादी पहनी है। और आंदोलन में जब आंदोलनकारियों ने पश्चिमी वस्त्रों की होली जलाई तो उससे भी अंग्रेजों का जो शासन था वो विचलित हुआ। अब सोचो, क्या विचलित होने की बात, कपड़े जला दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो विचारधारा, ये विचारधाराएं तो आरोपित है, प्रोजेक्टेड है। कपड़ा अगर हम गहराई में देखेंगे तो मौलिक रूप से कुछ नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है धागाओं का। इसी बात को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो जनक की बात समझ में आएगी। जनक जो उदाहरण दे रहे हैं कपड़े का उन्होंने दिया, क्योंकि तब भी रहा होगा, तब भी तमाम तरह की चीज़ें रही होंगी कि राजा कुछ अलग तरह का कपड़ा पहनता होगा, प्रजा कुछ अलग तरह के कपड़े पहनती होगी, ब्राह्मण लोग अलग तरह का पहनते होंगे, शूद्र हमेशा रहा ही है भारत में, तो ऐसा जरूर रहा होगा। अब अगर एक खास तरह की टोपी राजा लगा लेता है तो प्रजा को नहीं लगानी चाहिए, वो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि राजा ने लगाई है टोपी तो प्रजा भी लगाए। सब एक ही जैसा कपड़ा पहनेंगे तो फिर अंतर कहाँ से रहा। तो उसमें भेद लाना पड़ेगा। रोम के बारे में मैंने पढ़ा एक बार, वहाँ का एक राजा था तो उसको एक खास किस्म का वेफर पसंद था, बिस्कुट। आज हम लोग जानते हैं जब उस बिस्कुट की चर्चा होती है, इतना सामान्य है कि सब किसी को उपलब्ध है, हर किसी को। लेकिन वो राजा साहब को पसंद था तो उनके राज्य में वो प्रतिबंधित था कि आम जनता उसको नहीं खा सकती, क्योंकि अगर आम जनता भी वही खाएगी और राजा साहब भी वही खाएंगे तो अंतर कहाँ रहा, मजा ही चला गया सारा। तो हमारा मजा ही इस बात का है कि जो मेरे पास हो वो तुम्हारे पास हो। सारा जो इंडस्ट्री का ये क्लॉथ इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री, उसकी सारी यही यूएसपी है। जो एक ने पहना है वो दूसरे को नहीं पहनना है। और महिलाओं के दिमाग में तो इतना डाल दिया है कि उनके अंदर तो बहुत बेचैनी है। जो एक बार पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना है। एक पार्टी में अगर देख लिया लोगों ने, 100 लोगों ने, तो अब उसको दोबारा नहीं पहनना है, फिर दूसरा चाहिए। और वही वाला दूसरा पहन ले तो भी कोई बात नहीं रही। तो उसीलिए फिर आता है एक्सक्लूसिव। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, बात समझेंगे, बहुत बारीक सी बात है। मेरा कहने का और समझाने का जो इस समय तात्पर्य, जो उदाहरण है उसमें हम जा रहे हैं, उसका ये आशय नहीं कि नहीं करना चाहिए। खूबसूरत से खूबसूरत, सुंदर से सुंदर, डिजाइनर से डिजाइनर कपड़ों पर काम होना चाहिए, लेकिन उनसे जो भेद है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी है, वो सब जानी चाहिए। वो केवल एक उपयोगिता है, एक पैकिंग है, उससे कोई छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, अच्छा बुरा नहीं होता। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो लोगों के अंदर समरसता बनी रहती है। कपड़ों को लेकर लोग अपमानित किए जाते हैं। आज की तारीख में भी, पहले भी होता था लेकिन आज भी होता है। तुम अभी देखो, खराब कपड़े पहनकर कहीं चले जाओ, तुमको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, और तुम महंगे अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो तुमको सम्मान मिलेगा। तमाम ऐसे क्लब, तमाम ऐसे होटल्स हैं जिनके ड्रेस कोड हैं कि तुम ऐसा ही कपड़ा पहनकर वहाँ आ सकते हो। अब ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ हैं। तमाम तो ऐसे क्लब हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, और उनके वो अंग्रेज़ों वाले कायदे कानून अभी चल रहे हैं कि तुमको इस तरह का ड्रेस कोड
पहनना चाहिए, तो ड्रेस कोड अपना लगा के आज भी चल रहे हैं। आप वहाँ नहीं जा सकते। वैसे लोग इससे अपने को एलीट अनुभव करते हैं, लेकिन वो सब बेवकूफ़ियाँ हैं, आला दर्जे की बेवकूफ़ियाँ हैं। एक किस्सा बड़ा खूबसूरत है कि जॉर्ज बर्नार्ड साहब एक बार किसी पार्टी में इनवाइटेड हुए। एक महिला उनको बहुत मानती थी। जॉर्ज बर्नार्ड साहब की जीवनी का एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है। वो कहते हैं कि उस महिला ने उनको इनवाइट किया और वो लेखक थोड़े फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, तो वो लिख रहे थे, अपना काम कर रहे थे, और एकदम से उनको याद आया कि मुझे तो पार्टी में जाना था, उसने बुलाया था। वो वैसे ही उठे और चल दिए, अपने जैसे भी कपड़े पहने हुए थे घर के। तो उनको रोक दिया गया गेट पे। उन्होंने कहा भाई यहाँ ड्रेस कोड है, आप ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते, आपको सूट और ये सब जो चीज़ें वो पहन के आनी है। बर्नार्ड साहब चले गए, वापस फिर अपना सब सूट वगैरह पहन कर आए और पार्टी में बैठे। तो जो महिला तब मिली दोबारा, तो बहुत खुश हुई कि आप कितने अब अच्छे लग रहे हैं। उनको भोजन दिया गया। तो बर्नार्ड साहब जो डिशेज थी वो उठाकर अपने कोट पर डालने लगे। आइसक्रीम उठाई वो डाल ली कोट पर, सब्जी उठाई वो डाल ली कोट पर। तो लोगों ने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हैं? तो बर्नार्ड साहब ने कहा कि भाई मुझे तो बुलाया नहीं गया है, मेरे कपड़ों को बुलाया गया है, तो जिसको बुलाया गया है उसको खिला रहा हूँ। बर्नार्ड साहब पहले भी आया था, उसको वापस कर दिया गया। फिर कुछ कपड़ों को बुलाया गया, तो जो कपड़े आए हैं वही खाएंगे, क्योंकि मैं तो पहले भी आया था, तो मुझे नहीं बुलाया गया। ये एक व्यंग्य है। इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती हैं समाज में। इसी परिदृश्य को अगर हम और व्यापक करें कि अगर एक ही चेतना का सब विस्तार है, तो लोगों में भी फिर भेद कहाँ रह गया? अगर एक ही चेतना ही हर तरफ व्याप्त है, जैसे वो कह रहे हैं कपड़े के धागे धागे ही हैं, वो धागों से ज़्यादा उसमें और क्या चीज़ है? तो वो एक ही चेतना ही अगर हर तरफ है, तो लोगों में भी भेद क्या है? उनके रंग रूप में क्या भेद है? उनके विद्वता में, उनकी कम विद्वता में क्या भेद है? भिन्नताएं तो रहेंगी। और फिर पूरी प्रकृति को अगर देखें, केवल मनुष्य ही क्यों, अगर एक ही चेतना का सब एक्सपेंशन है, तो सब अपनी जगह यूनिक है, अपनी जगह अनूठा है, खूबसूरत है, उसकी अपनी एक अलग ही प्रेजेंस है। हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसके अनूठेपन का।